वेलकम टू वो कैब भैया। अरे वाह, आज फिर से शब्दों का यह पिटारा खोलने का समय आ गया है। बिल्कुल। और जैसा कि सब जानते हैं, हमारे साथ वो कैब हुई और आसान। हाँ, एकदम। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको हम बता दें, यहाँ हम उठाते हैं अंग्रेजी के कुछ दिलचस्प शब्द। हाँ, उनका हिंदी और अंग्रेजी में मतलब समझते हैं, मिलते जुलते शब्द यानी क्या कहते हैं सिनोनिम्स देखते हैं। और वाक्यों में उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी सीखते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे आखिर में इन सारे सीखे हुए शब्दों को मिलाकर हम एक मजेदार कहानी भी सुनते हैं। हाँ, ताकि ये शब्द ना दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। और इस बार तो कहानी में कुछ चुटकुले और मोटिवेशनल बातें भी होंगी, मजा आएगा। अरे वाह, तो है ना पूरा पैकेज। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का शब्दों का सफर। हाँ पहला शब्द लेते हैं। जी। आज का पहला शब्द है प्रोफेन। सुनने में थोड़ा गंभीर सा लग रहा है ये। हाँ, और इसका मतलब भी वैसा ही है, थोड़ा गंभीर। प्रोफेन का हिंदी अर्थ है अपवित्र, असभ्य या धर्म विरुद्ध। अच्छा। मतलब कोई ऐसी बात या काम जो पवित्र मानी जाने वाली चीजों का अनादर करे, वल्गर या इर्रेवरेंट जिसे कहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पे कोई गलत भाषा इस्तेमाल कर ले वो। बिल्कुल। या फिर आम बोलचाल में भी अगर कोई बहुत अभद्र या अशिष्ट बात कहे तो उसे प्रोफेन कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहें तो शोइंग डिसरिस्पेक्ट फॉर सेक्रेड थिंग्स, वल्गर और इर्रेवरेंट। समझ गई। तो इसके समानार्थक यानी सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? क्या वल्गर इसका सिनोनिम है? आपने अभी बोला था। हाँ, वल्गर बिल्कुल है। इसके अलावा इरेवरेंट मतलब अनादरपूर्ण, ब्लास्फेमस यानी ईश्वर निंदक, और अनहोली अपवित्र, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। ओके। ये सभी शब्द कहीं ना कहीं मतलब असम्मान या अपवित्रता का भाव दिखाते हैं। चलिए अब इसे वाक्यों में इस्तेमाल करके देखते हैं। पहला वाक्य है The tourist was fined for making a profane remark inside the temple. इसका मतलब हुआ कि मंदिर के अंदर अपवित्र टिप्पणी करने पर पर्यटक पर जुर्माना लगाया गया। सही। आजकल ये चीजें बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। और दूसरा उदाहरण है यूजिंग प्रोफेन लैंग्वेज इन स्कूल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हाँ, स्कूलों में तो बिल्कुल मना होता है। वही, यानी स्कूल में असभ्य या अभद्र भाषा का प्रयोग करना सख्त मना है। हाँ, ये तो जरूरी भी है ना? तो प्रोफेन का मतलब हुआ कुछ ऐसा जो पवित्रता भंग करे या बेहद असभ्य हो। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब बारी है हमारे सेकंड शब्द की। ये शब्द है एफर्वेसेंट। ये सुनने में ही थोड़ी खुशी सी महसूस हो रही है। हाँ, और इसका मतलब भी बिल्कुल वैसा ही है। एफर्वेसेंट का हिंदी अर्थ है चंचल, जीवंत या फुहारों जैसा। फुहारों जैसा? हाँ, सोचिए जैसे सोडा की बोतल खोलते हैं तो बुलबुले निकलते ना, फस करके। हाँ, बस वैसा ही उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ। वाह, तो ये किसी इंसान की पर्सनालिटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कोई बहुत खुश मिजाज और एनर्जेटिक हो। एकदम। अंग्रेजी में इसका मतलब यही है, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म और बबल्स, लाइक सोडा। जैसे सोडा के बबल्स। हाँ, बिल्कुल वही। तो कोई व्यक्ति जो हमेशा जोश और जिंदा दिली से भरा रहता हो, उसे हम एफर्वेसेंट ले सकते हैं। बढ़िया। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? लाइवली, बबली, ये होंगे। बिल्कुल सही। लाइवली और बबली इसके बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं। साथ ही एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान, और स्पार्कलिंग मतलब चमकदार या जोशीला, ये भी इस्तेमाल होते हैं। ये सारे शब्द जीवन और ऊर्जा का एहसास दिलाते हैं। मजेदार शब्द है। वाक्य देखते हैं। पहला, Her effervescent personality lit up the entire room. वाह। यानी उसकी जीवंत और चंचल पर्सनालिटी ने पूरे कमरे में मानो रोशनी भर दी। ऐसे लोग होते हैं ना जो आते ही माहौल खुशनुमा बना देते हैं। बिल्कुल। और दूसरा वाक्य देखिए, द सोडा वॉज फ्रेश एंड स्टिल एफर्वेसेंट। अच्छा। यानी सोडा ताजा था और उसमें अभी भी बुलबुले उठ रहे थे। वो फुहारों जैसा था। पीने में मजा आ गया होगा। हाँ, जरूर। तो एफर्वेसेंट मतलब जोश, ऊर्जा और जिंदा दिली से भरपूर। अच्छा, एफर्वेसेंट यानी जोश से भरा हुआ। अब देखते हैं इसका थोड़ा उल्टा। ऑलराइट, वी आर ऑन अ थर्ड वर्ड नाउ। तीसरा शब्द है सबड्यूड। हाँ, ये एफर्वेसेंट के काफी उलट है। सबड्यूड का हिंदी मतलब है दबा हुआ, शांत या संयमित। जब कोई चीज या भावना बहुत तीव्र ना हो बल्कि हल्की या धीमी हो। जैसे किसी दुखद मौके पर माहौल या लोगों की आवाज, वैसी। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए कोई रंग है, बहुत चटक नहीं है, हल्का है, उसे भी सबड्यूड कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसका अर्थ है क्वाइट, रिस्ट्रेन्ड और लेस इंटेंस। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? क्वाइट तो होगा ही शायद। हाँ, क्वाइट एक सिनोनिम है,
इसके अलावा रिस्ट्रेन्ड मतलब संयमित, म्यूटेड यानी धीमा या हल्का, और जेंटल यानी सौम्य, ये भी इसके समानार्थक हैं। ओके। ये सब दबे हुए, शांत या हल्के होने का भाव देते हैं। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, His voice was subdued during the funeral. यानी अंतिम संस्कार के दौरान उसकी आवाज दबी हुई या शांत थी। जाहिर है, ऐसे मौके पर माहौल गंभीर होता है। हाँ। और दूसरा, आफ्टर द स्टॉर्म द टाउन वाज इन अ सबड्यूड स्टेट। तूफान के बाद? हाँ, तूफान के बाद शहर एक शांत या दबी हुई अवस्था में था। शायद नुकसान हुआ हो और लोग सहमे हुए हों। हाँ, हो सकता है। हाँ, तो सबड्यूड मतलब शांत, धीमा, कम तीव्र। ये माहौल, रंग, आवाज या व्यवहार के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जी। शांत माहौल से अब थोड़ी गर्मागर्मी की तरफ चलते हैं। चलिए, अब देखते हैं अपना फोर्थ वर्ड। ये है एग्जैस्परेशन। उच्चारण में थोड़ा वजन है। हाँ, और इसका मतलब भी भारी ही है। एग्जैस्परेशन का हिंदी अर्थ है चिढ़ या झुंझुलाहट। चिढ़? हाँ, वो वाली फीलिंग जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान या तंग आ जाते हैं, एकदम इरिटेट हो जाते हैं। ओह। मतलब जब सब्र का बांध टूटने लगे, जैसे कोई बार बार एक ही गलती करे और हमें गुस्सा आने लगे, वो वाली। बिल्कुल वही। अंग्रेजी में कहेंगे अ फीलिंग ऑफ इंटेंस इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन, तीव्र चिढ़ या खीज। अच्छा। ये गुस्सा नहीं है पूरी तरह, बल्कि गुस्से और परेशानी का मिला जुला रूप है। समझ गई। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्रस्ट्रेशन तो पक्का होगा। हाँ, फ्रस्ट्रेशन इसका बात करीबी सिनोनिम है। इसके अलावा अनॉयंस यानी नाराजगी, इरिटेशन मतलब चिढ़, और एग्रेवेशन जो बढ़ती हुई परेशानी होती है, वो भी इस्तेमाल होते हैं। ये सब झुंझलाहट और चिढ़ से जुड़े हैं। चलिए वाक्य देखते हैं। पहला, शी साइड इन एग्जैस्परेशन व्हेन द चाइल्ड ब्रोक अनदर ग्लास। हे भगवान! जब बच्चे ने एक और ग्लास तोड़ दिया तो उसने झुंझलाहट में आह भरी। बेचारी माँ। हाँ, बच्चों के साथ ये अक्सर होता है। दूसरा वाक्य, His constant excuses caused exasperation among his teammates. अच्छा। उसके लगातार बहाने बनाने से उसकी टीम के साथियों में चिढ़ पैदा हो गई। कोई कब तक बहाने सुनेगा भाई? सही बात है। तो एग्जैस्परेशन यानी तीव्र चिढ़ या झंझुलाहट। ये भावना तो शायद ही कोई हो जिसने महसूस न की हो कभी ना कभी। बिल्कुल। अच्छा, झुंझुलाहट और चिढ़ के बाद अब बात करते हैं कुछ सुधार की। ओके, तो अगला यानी हमारा फिफ्थ शब्द है एक्सपिएशन। सुनने में बड़ा धार्मिक सा लग रहा है ये। हाँ, इसका गहरा संबंध पश्चाताप और सुधार से है। एक्सपिएशन का हिंदी मतलब है प्रायश्चित या पाप मोचन। प्रायश्चित? हाँ, अपनी किसी गलती या बुरे काम का हर्जाना भरना या उसे सुधारने की कोशिश करना, मेकिंग अमेंड्स जिसे कहते हैं। यानी जब किसी से गलती हो जाए और वो उसे ठीक करने के लिए कुछ करे। बिल्कुल। अंग्रेजी में द एक्ट ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर गिल्ट और रॉन्ग डूइंग। ये सिर्फ धार्मिक संदर्भ में ही नहीं, बल्कि किसी भी गलती को सुधारने के प्रयास के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अटोनमेंट, रिडेम्पशन, ऐसे शब्द। बिल्कुल सही। अटोनमेंट यानी प्रायश्चित और रिडेम्पशन मतलब मुक्ति या सुधार, ये इसके मुख्य सिनोनिम्स हैं। साथ ही फॉरगिवनेस यानी क्षमा और अमेंड्स सुधार या हर्जाना, ये भी इसी भाव से जुड़े हैं। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, He donated to charity as an act of expiation for his mistakes. उसने अपनी गलतियों के प्रायश्चित के रूप में दान दिया। ये एक तरीका है अपनी गलती का असर कम करने का। हाँ। दूसरा वाक्य, The ritual was performed as a symbolic expiation of sins. अच्छा, रस्म। हाँ, पापों के सांकेतिक प्रायश्चित के रूप में यह अनुष्ठान किया गया। कई संस्कृतियों में ऐसे रिवाज होते हैं। हाँ, तो एक्सपिएशन मतलब अपनी गलतियों का एहसास करके उन्हें सुधारने के लिए किया गया काम या प्रयास। काफी गहरा और महत्वपूर्ण शब्द है ये। बिल्कुल। गलतियों के प्रायश्चित से अब चलते हैं कुछ रहस्यमयी शक्तियों की ओर। ऑल राइट, we're on a sixth word now. छठा शब्द है क्लेयरवॉयंस। ये तो बिल्कुल फिल्मी या जादुई फल लग रहा है। हाँ, लगता तो वैसा ही है। क्लेयरवॉयंस का हिंदी अर्थ है भविष्य दृष्टि या अलौकिक दृष्टि। अलौकिक दृष्टि? हाँ, यानी भविष्य की घटनाओं को सामान्य इंद्रियों के बिना ही जान लेने या महसूस कर लेने की क्षमता। अरे वाह, जैसे किसी को पहले से पता चल जाए कि क्या होने वाला है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। क्या वो यही है? हाँ, काफी हद तक। सिक्स्थ सेंस इसका एक अच्छा सिनोनिम है। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है द एबिलिटी टू परसीव और प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स बियॉन्ड नॉर्मल सेंसेस। दिलचस्प। इसके और सिनोनिम्स क्या हैं? इंट्यूशन? हाँ, इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान भी इससे मिलता जुलता है, हालांकि पूरी तरह वही नहीं है।
फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता और विजन दिव्य दृष्टि, ये भी इसके समानार्थक शब्दों में गिने जाते हैं। चलिए वाक्य देखते हैं। पहला, द फॉर्चून टेलर क्लेम टू हैव क्लेयरवॉयंस अबाउट पीपल्स लाइव्स। अच्छा, ज्योतिषी ने लोगों के जीवन के बारे में भविष्य दृष्टि होने का दावा किया। अब दावा कितना सच्चा है ये अलग बात है। बिल्कुल। दूसरा वाक्य, हिज क्लेयरवॉयंस हेल्प्ड हिम सेंस डेंजर बिफोर अदर्स। उसकी अलौकिक दृष्टि ने उसे दूसरों से पहले खतरे को भांपने में मदद की। कहानियों में ऐसे किरदार अक्सर मिलते हैं। हाँ, सुना है। तो क्लेवॉयंस मतलब भविष्य या छुपी हुई चीजों को देखने की अलौकिक शक्ति। बड़ा फैंसी शब्द है तो अलौकिक शक्तियों से उतरकर अब जरा जमीन पर आते हैं और बात करते हैं थोड़ी घबराहट की। चलिए अब चलते हैं हमारे 7वें शब्द पर। 7वां शब्द है स्किटिश। स्किटिश, इसका हिंदी मतलब है चंचल, आसानी से डरने वाला या बिदकने वाला। बिदकने वाला, हाँ, खासकर जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है जो जरा सी आहट से डर जाते हैं या बिदक जाते हैं। अच्छा, जैसे घोड़ा पटाखों की आवाज से डर जाए या बिल्ली अचानक किसी चीज से उछल पड़े। हाँ, बिल्कुल। ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, खासकर जब कोई बहुत नर्वस हो या जिसका व्यवहार थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो, कभी भी घबरा जाए। अंग्रेजी में नर्वस, इजीली स्कैर्ड और अनप्रिडिक्टेबल। तो नर्वस इसका सिनोनिम हुआ। जंपी भी। हाँ, नर्वस और जंपी जो आसानी से उछल पड़े या डर जाए, ये अच्छे सिनोनिम्स हैं। रेस्टलेस यानी बेचैन और अनप्रिडिक्टेबल अप्रत्याशित, ये भी इसके समानार्थक हैं। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, द हॉर्स बिकेम स्किटिश एट द साउंड ऑफ फायरवर्क्स। पटाखों की आवाज से घोड़ा डर गया या बिदक गया। सही। दूसरा वाक्य, शी ग्रू स्किटिश व्हेनेवर आस्क्ड अबाउट हर सीक्रेट्स। जब भी उससे उसके रहस्यों के बारे में पूछा जाता था, वो घबरा जाती थी या बचकर निकलना चाहती थी। शायद उसे डर था कि राज खुल जाएगा। हाँ, हो सकता है। तो स्किटिश मतलब जो आसानी से डर जाए, घबरा जाए या जिसका व्यवहार भरोसेमंद न हो। बिल्कुल। घबराहट से अब चलते हैं उम्र के अगले पड़ाव की ओर। ऑलराइट, बरौना 8th वर्ड नाउ। 8वां शब्द है सेनाइल। ये शब्द अक्सर बुजुर्गों के लिए सुना है और थोड़ा नेगेटिव सा लगता है। हाँ, ये शब्द बढ़ती उम्र से जुड़ा है और इसका इस्तेमाल थोड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की मानसिक स्थिति के बारे में है। सेनाइल का हिंदी अर्थ है बुढ़ापे की कमजोरी या वृद्धावस्था का विकार, खासकर मानसिक क्षमता में गिरावट। मतलब जब उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होने लगे या सोचने समझने में दिक्कत आने लगे। वो सही पकड़ा। अंग्रेजी में से कहते हैं शोइंग डिक्लाइन ऑफ मेंटल एबिलिटी इन ओल्ड एज। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक दुखद पहलू हो सकता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एज्ड, वीक, क्या ये होंगे? हाँ, एज्ड यानी वृद्ध और वीक मतलब कमजोर, इसके लक्षण हो सकते हैं, पर सीधे सिनोनिम नहीं कहेंगे। बेहतर सिनोनिम्स हैं डिक्रेपिट मतलब जीर्ण-शीर्ण, बहुत कमजोर, डॉडरिंग, लड़खड़ाता हुआ या बुढ़ापे के कारण कमजोर, और कभी-कभी सिनेलिटी जो इसका नाउन फॉर्म है वो भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, द सीनाइल मैन ऑफन फॉरगॉट हिज ओन एड्रेस। वह वृद्ध व्यक्ति जिसमें बुढ़ापे की मानसिक कमजोरी के लक्षण थे, अक्सर अपना पता भूल जाता था। दूसरा, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब द किंग एज सीनाइल इन हिज फाइनल ईयर्स। अच्छा। पुराने दस्तावेजों में राजा को उसके अंतिम वर्षों में वृद्धावस्था के मानसिक विकार से ग्रस्त बताया गया है। तो सीनाइल मतलब बढ़ती उम्र के साथ आने वाली मानसिक क्षमताओं में गिरावट। इसका इस्तेमाल संवेदनशीलता से करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सीनाइल से जुड़ा ही एक और शब्द देखते हैं। ओके, तो अगला हमारा 9th शब्द है डोटेज। ये भी बुढ़ापे से संबंधित लगता है। हाँ, ये भी बुढ़ापे से जुड़ा है और सीनाइल से थोड़ा मिलता जुलता है, पर इसमें एक अलग रंग भी है। डोटेज का हिंदी मतलब है वृद्धावस्था की दुर्बलता। अच्छा। लेकिन इसमें कभी-कभी अत्यधिक स्नेह या बचपना भी शामिल होता है। ये सिर्फ मानसिक या शारीरिक कमजोरी नहीं है, इसमें व्यवहार का पहलू भी है। जैसे बुढ़ापे में लोग बच्चों जैसे हो जाते हैं या अपने पोते पोतियों पर जरूरत से ज्यादा प्यार लुटाते हैं, वो वाला। बिल्कुल। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वीकनेस ऑफ फूलिश अफेक्शन इन ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे की कमजोरी जिसमें कभी-कभी नासमझी भरा या अत्यधिक लाड़ प्यार भी शामिल हो सकता है। अच्छा, तो इसके सिनोनिम्स सेनाइल जैसे ही होंगे? काफी मिलते जुलते हैं, जैसे डिक्लाइन यानी गिरावट, सिनेलिटी मतलब वृद्धावस्था की मानसिक दुर्बलता, फीबलनेस यानी कमजोरी
वीकनेस मतलब दुर्बलता। कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ता है कि सिर्फ कमजोरी की बात हो रही है या स्नेह वाले पहलू की भी। वाक्य देखते हैं। पहला, इन हिज डॉटेज ही शावर्ड लव ऑन हिज ग्रैंडचिल्ड्रन। हाँ, अपने वृद्धावस्था की दुर्बलता या उस अवस्था के बचकाने स्नेह में वो अपने पोते पोतियों पर बहुत प्यार लुटाता था। दूसरा, द ओल्ड पोएट इन हिज डॉटेज स्टिल रोट वर्सेस। अरे वाह, बूढ़ा कवि अपनी वृद्धावस्था की दुर्बलता के बावजूद अब भी कविताएं लिखता था। यहाँ डोटेज शायद उनकी कमजोरी को दिखा रहा है, लेकिन उनके जुनून को नहीं रोक पाया। बिल्कुल। तो डोटेज मतलब बुढ़ापे की कमजोरी, जिसमें कभी कभी बचकाना या अत्यधिक स्नेह भी शामिल हो सकता है। जी। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी शब्द पर। ऑलराइट, we're on our 10th and final word for today। 10वां शब्द है overstrung। ये सुनने में कैसा लग रहा है? जैसे खिंचा हुआ। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई तार जरूरत से ज्यादा कस दिया गया हो और टूटने वाला हो। ओवरस्ट्रंग का हिंदी मतलब है अत्यधिक तनावग्रस्त या ज्यादा उत्तेजित। मतलब हद से ज्यादा नर्वस या टेंशन में होना, जैसे किसी परीक्षा या इंटरव्यू से पहले महसूस होता है। एकदम सही। अंग्रेजी में एक्सट्रीमली नर्वस, टेंस और हाई स्ट्रंग। जब नसें बिल्कुल खिंची हुई महसूस हो, जरा सी बात पर उत्तेजित हो जाएं। इसके सिनोनिम्स क्या होने? टेंस, एंग्शियस। हाँ, टेंस यानी तनावग्रस्त और एंग्शियस मतलब चिंतित, ये इसके अच्छे सिनोनिम्स हैं। नर्वस यानी घबराया हुआ और एजिटेटेड मतलब उत्तेजित या बेचैन, ये भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये सभी शब्द अत्यधिक तनाव या उत्तेजना की स्थिति दर्शाते हैं। वाक्य देखते हैं। पहला, शी वॉज ओवरस्ट्रंग बिफोर द बिग परफॉर्मेंस। बड़े प्रदर्शन से पहले वह अत्यधिक तनावग्रस्त थी। ये तो कलाकारों के साथ अक्सर होता है। बिल्कुल, स्टेज फ्राइट। दूसरा वाक्य, हिज ओवरस्ट्रंग बिहेवियर मेड एवरीवन वरीड अबाउट हिम। उसके अत्यधिक उत्तेजित और तनावग्रस्त व्यवहार ने सबको उसके बारे में चिंतित कर दिया। शायद उसे मदद की जरूरत थी। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ओवरस्ट्रंग मतलब बहुत ज्यादा नर्वस, तनाव में या उत्तेजित होना। बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। प्रोफेन, एफर्वेसेंट, सबड्यूड, एग्जैस्परेशन, एक्सपिएशन, क्लेरवॉयंस, स्किटिश, सेनाइल, डोटेज और ओवरस्ट्रंग। वाह, क्या सफल रहा। अब इन सभी शब्दों को एक कहानी में पिरोने का समय आ गया है। तैयार हैं सब लोग? मैं सुनाती हूँ आज की कहानी, जिसमें ये सारे शब्द आपको फिर से मिलेंगे और साथ में कुछ मजा भी। जरूर, शुरू कीजिए, सुनने के लिए उत्सुक हूँ। एक गांव था जहां रमेश नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। गांव वाले उन्हें बुद्धिमान मानते थे, पर कुछ लोग पीठ पीछे कहते कि वो अब सिनाइल हो चले हैं। अच्छा। हाँ, मतलब बुढ़ापे की मानसिक कमजोरी दिखने लगी है। अपनी डोटेज की अवस्था में, यानी उस उम्र में जहां कमजोरी के साथ थोड़ा बचकाना स्नेह भी आ जाता है, रमेश जी बच्चों को कहानियां सुनाते। कभी कभी मजाक में कहते, अरे बच्चों, बुढ़ापे में दिमाग कम, दिल ज्यादा चलता है। बच्चे खिलखिला पड़ते। हाँ, कुछ शरारती लड़के कभी कभी उन पर प्रोफेन यानी असभ्य फप्तियां कस देते थे। पर रमेश जी बुरा नहीं मानते थे। बच्चों को वो इसलिए पसंद थे क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा एफेवरेसेंट था, यानी हमेशा जीवंत और चंचल। वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। क्या बात है। एक बार गांव के मेले में सब नाच गा रहे थे, पर रमेश जी कुछ सबड्यूड यानी शांत और गुमसुम बैठे थे। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। बाद में पता चला कि उन्होंने एग्जैस्परेशन में यानी झुंझलाहट में आकर अपने पोते को किसी बात पर डांट दिया था। बड़ा। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस था। अच्छा। उन्होंने कहा, गुस्सा शैतान का भाई है और मैं शैतान का रिश्तेदार नहीं बनना चाहता। फिर उन्होंने एक्सपिएशन यानी प्रायश्चित करने का फैसला किया। क्या क्या उन्होंने? अगले दिन मंदिर जाकर गरीबों को खाना खिलाया और पोते के लिए एक प्यारी सी बांसुरी खरीदी। कहते थे, गलती सुधारने का मौका जिंदगी बार बार नहीं देती। बिल्कुल सही बात। रमेश जी के बारे में एक और बात मशहूर थी, उनकी क्लेरवोयंस यानी भविष्य दृष्टि। अरे वाह। हाँ, एक बार उन्होंने सपने में देखा कि नदी में बाढ़ आने वाली है। उन्होंने सबको चेताया। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा बूढ़ा स्किटिश हो गया है, यानी बेवजह डर रहा है। लोगों का क्या है? पर रमेश जी ने कहा, भरोसा करना न करना तुम्हारी मर्जी, पर मेरा काम आगाह करना था। और सचमुच 2 दिन बाद भारी बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। रमेश जी की चेतावनी से कई जानें बच गईं। देखा? तब लोगों ने माना
कि बुजुर्गों की बातों में दम होता है। हाँ, ये सच था कि उम्र के साथ वो कभी-कभी चीजें भूल जाते थे और छोटी-छोटी बातों पर ओवरस्ट्रंग यानी तनावग्रस्त भी हो जाते थे। उम्र का असर। एक बार अपनी छड़ी कहीं रखकर भूल गए और परेशान होकर कहने लगे, मेरी छड़ी चोरी हो गई, अब बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। बाद में छड़ी उनके बिस्तर के नीचे ही मिली। सब हंस पड़े। पर जैसे ही बच्चे उनके पास आते, उनकी सारी चिंता गायब हो जाती। वो उनके सीनाइल लगने वाले पलों को भूलकर उनके प्यार और उनकी एफर्वेसेंट हंसी को याद रखते थे। एक बार एक लेखक गांव आया और रमेश जी की कहानी सुनी। उसने लिखा, रमेश का जीवन एक सागा है, यानी गाथा है, समझदारी, भूल, प्रायश्चित और कभी न खत्म होने वाले उत्साह की कहानी। वाह! ये याद दिलाती है कि गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि उन्हें सुधारने के हमारे प्रयास जीवन को सार्थक बनाते हैं। वाह, क्या बेहतरीन कहानी थी। सारे शब्द कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल हुए हैं और रमेश जी का किरदार, उसमें जीवन के सारे रंग थे। चुटकुले और सीख भी अपनी जगह बिल्कुल फिट बैठे। हाँ, कोशिश यही थी कि कहानी सिर्फ शब्दों को ना दोहराए, बल्कि उन्हें महसूस कराए। रमेश जी की तरह हम सब गलतियां करते हैं, पर एक्सपिएशन का रास्ता हमेशा खुला रहता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए श्रोताओं के लिए आज सीखे शब्दों का एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हाँ, पहला था प्रोफेन, अपवित्र, असभ्य। फिर एफर्वेसेंट, चंचल, जीवंत, फुवारों जैसा। सबड्यूड, दबा हुआ, शांत, संयमित। एग्जैस्पिरेशन, तीव्र चिड़, झुंझलाहट। एक्सपिएशन, प्रायश्चित, पापमोचन। क्लेवॉयंस, भविष्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि। स्किटिश, चंचल, आसानी से डरने वाला, बिदकने वाला। सीनाइल, बुढ़ापे की मानसिक कमजोरी। डॉटेज, वृद्धावस्था की दुर्बलता या वो बचकाना स्नेह। और आखिर में ओवरस्ट्रंग, अत्यधिक तनावग्रस्त, ज्यादा उत्तेजित। अब हमारे श्रोताओं के लिए आज का सवाल, आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? या फिर क्या आप स्किटिश शब्द का इस्तेमाल करते हुए कोई मजेदार या अजीब स्थिति सोच सकते हैं? अपने विचार जरूर सोचिएगा। हाँ, सोचिएगा जरूर। और जैसा कि कहानी में भी जिक्र आया, आज के लिए एक प्रेरक विचार है। हाँ, मिस्टेक्स डोंट डिफाइन अस। आवर एफर्ट्स ऑफ एक्सपिएशन एंड ग्रोथ टर्न लाइफ इनटू अ मीनिंगफुल सागा। यानी गलतियां हमारी पहचान नहीं बनती, प्रायश्चित और विकास के हमारे प्रयास ही जीवन को एक सार्थक गाथा बनाते हैं। बिल्कुल। बहुत खूब। और अब परंपरा के अनुसार एक हल्का फुल्का समापन चुटकुला। हाँ, ये तो बनता है, सुनाइए। तो डॉक्टर अपने मरीज से कहता है, आप बहुत तनाव में रहते हैं, आप बिल्कुल ओवरस्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अच्छा। मरीज बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, ओवरस्ट्रॉन्ग? डॉक्टर साहब, मेरी तो इतनी कमाई नहीं कि गिटार के लिए एक स्ट्रिंग भी खरीद सकूं। अरे बेचारा, ओवरस्ट्रॉन्ग का मतलब तार से जोड़ दिया। हाँ, शब्दों का खेल है। बिल्कुल। तो इसी मजेदार नोट पर आज का ये ज्ञानवर्धक सत्र समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स फ्रॉम vocab भैया। मिलते हैं अगली बार नए शब्दों और नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए।